कुछ वाक्य दिया है मैं, और उसमें उनका भेद बताना है, वाक्यों का भेद। पता है आप लोगों को वाक्य का भेद क्या होता है? वाक्य कितने तरह के होते हैं, कितने लोग जानते हैं आप में से? सर जी बताइए। सर 3 सरल, मिश्र, संयुक्त। सरल, मिश्र और संयुक्त, वेरी गुड। और तो 8 तरह के सर वाक्य होते हैं सर। तो 8 तरह के वाक्य वाक्य को होते हैं। दो आधार पे बांटा जाता है सर, एक अर्थ के आधार पे और एक रचना के आधार पे। बिल्कुल अर्थ सही। के आधार पे जहाँ पे बांटा जाता है वहाँ 8 तरह के वाक्य होते हैं, हाँ, और रचना के आधार पे जहाँ बांटा जाता है वहाँ 3 तरह के वाक्य होते हैं। बहुत सुंदर। इस आधार पे मैंने ये जो 6 प्रश्न दिया था, 7 प्रश्न, 1 2 3 जी 4 सर। 5 6 7 8 प्रश्न हैं। इस आठों का आप लोगों ने देखा क्या होगा, कितने लोग समझ पाए? पहला वाक्य, आप फल खाते हैं ना, ये किस प्रकार का वाक्य है? हाँ सर, सर सर प्रश्नवाचक। ये मुझे प्रश्नवाचक लगा संदेहवाचक। संदेहवाचक है? या फिर नहीं, संदेहवाचक। या नहीं होना चाहिए, संदेहवाचक या प्रश्नवाचक। ठीक है, हम आज की चर्चा जो हमारी प्रश्नवाचक सर, प्रश्नवाचक है। और दूसरा, क्या आप कवि हैं? ये भी प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर। मेरे काम में दखल मत दो। आज्ञावाचक। आदेश है सर। विस्मय बोधक। सबसे पहले देखिए, अनुवाद के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वह है हमको वाक्य रचना आनी चाहिए। वाक्य की रचना कैसे हो, सबसे पहले मैं वाक्य गठन पे बताने जा रहा हूँ। तो आप लोगों के पास पेपर और पेन होगा, फटाफट कुछ बातें आप लोग नोट कर लीजिएगा जैसे मैं बताता जा रहा हूँ। हालांकि इसका पीडीएफ मैं दे दूँगा, लेकिन दिमाग में और पेन में नोट करेंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहली बात कि जब हम वाक्य लिखते हैं, और ये कहाँ लागू होता है, अंग्रेजी से जब हम हिंदी में अनुवाद करने लगते हैं ना, तब वहाँ हमको बड़ी समस्या आती है, और वहाँ ये वाक्य गठन बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला जो नियम है वाक्य गठन का, वह नियम कहता है कि वाक्य में सबसे पहले कर्ता आता है, और कर्ता के बाद फिर क्रिया का प्रयोग होता है। तो मैं बता रहा था, जैसे मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ में मैं क्या है, मैं क्रिया है या कर्ता है? मैं कर्ता, और उसके बाद क्रिया क्या है? क्रिया इसमें है खाता, खाना जो है वो क्रिया है। तो इस आधार पर आप जब वाक्य संरचना करते हैं तो पहले कर्ता लिखते हैं, फिर क्रिया लिखते हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसा वाक्य आ गया जिसमें कर्म भी है, जैसे मैं आम खाता हूँ, या अलग अलग आपको दे दिया गया, मैं खाता हूँ आम, इस तरह से वाक्य लिख करके दे दिया गया। दूसरा नियम बता रहा था, एकदम आसान नियम है, दिमाग में रखने की बात है। दूसरा नियम है, कर्ता और क्रिया इनके बीच में कर्म रखा जाता है। जैसे मैं आम खाता हूँ, तो आम कर्म हो गया, तो इसको वाक्य के बीच में रखा जाएगा। ये आसान सूत्र है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब क्रिया के बदले कर्ता पर अधिक जोर देना पड़े, तो ऐसे वाक्यों में हम क्रिया को कहाँ रखते हैं या कर्ता को कहाँ रखते हैं? कर्ता को क्रिया के बाद रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक वाक्य मैं देता हूँ, लड़ती है सेना, नाम होता है सिपह सलार का। अगर इस वाक्य को हम दूसरे ढंग से लिखेंगे तो सेना लड़ती है लेकिन नाम सिपह सलार का होता है। तो ये जो वाक्य, मुझे क्या था कि मुझे कर्ता पर अधिक जोर देना था, इसलिए मैंने लड़ती है सेना का वहाँ प्रयोग किया। ठीक है, समझ में आया ये वाला? सर ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तीसरा सूत्र मैं जो बताने जा रहा हूँ, ये सूत्र ज़्यादा महत्वपूर्ण